हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषि और मैं और नदीम रूममेट से आज हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ बातें करते हैं रिगार्डिंग जो चीज़ें हो रही है इन द एजुकेशन सेक्टर। तो हम दोनों पीएचडी कर रहे हैं। मैं फाइनेंस के लाइन में पीएचडी कर रहा हूँ और नदीम सिविल इंजीनियरिंग लाइन में पीएचडी कर रहा है। और अभी हम लोगों ने अपना 2 साल कंप्लीट कर लिया है पीएचडी में। सो आज हम लोग डिस्कस कर यही सोच रहे हैं कि इन्फॉर्मल टॉक्स रखते हैं जहाँ पे हम लोग बातें करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबल स्कोप, हम लोग को क्या क्या स्कोप है मतलब इस लाइन में ना। मैं अपना बैकग्राउंड शेयर करूँगा, वो भी अपना बैकग्राउंड शेयर करेगा। फिर उसके दौरान हम लोग ये बातें करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए ना इन दिस लाइन। तो नदीम तुम स्टार्ट करो यार, तुम अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दो, तुम कैसे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोसेस ये है कि मैं सबसे पहले आफ्टर 12 मैं अपना बीटेक किया हूँ। बीटेक के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अपना जेईई एग्जाम क्लियर करके आप जेडब्ल्यू का ना, हाँ जेडब्ल्यू का तो करना ही पड़ेगा। जेडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करके आप एनआईटी, आईआईटी या फिर कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, राइट, बेस्ड ऑन जेडब्ल्यू के मार्क्स। जेडब्ल्यू के मार्क्स शायद दो सेक्टर में होते हैं आजकल, ये मेंस और एडवांस। हाँ, मेंस और एडवांस। तो अभी क्या है कि अगर आपको अच्छा आईआईटी चाहिए तो जेई में आपको अच्छा मार्क्स लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरा कॉलेज किस टाइप का मिलेगा आपको। तो खैर फाइनली मैं जेई तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब पता भी नहीं था मेरे को इतना। जस्ट बीटेक क्वालिफाई किया और सीधा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं अपना बीटेक में एडमिशन ले लिया। तो हाउएवर आई कंप्लीटेड माय 4 ईयर इन बीटेक। अच्छा, ये क्लास 12 के बाद सपोज तुम साइंस से पढ़ेगी हो, फिर बहुत लोग ये वाला लाइन भी चूज करते हैं कि मैथ्स ले लिए, फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए और ग्रेजुएशन करने निकल गए, मतलब बैचलर्स ऑफ साइंस, राइट। उसके अलावा जो अगर जनरल लाइन में पढ़ाई नहीं कर रहा है, बैचलर्स नहीं कर रहे, मास्टर्स नहीं कर रहे, फिर वो इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, राइट। तो तुमने इंजीनियरिंग लाइन को ऑप्ट किया। यस, मैं तुमने बीटेक अपना वहाँ से मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लिया और बीटेक किया था मैं सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग। तो अब बीटेक के बाद भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, हाँ, मींस फील्ड में जाने के लिए, या फिर मैं अपना जो ये डिजाइन करते हैं, घर बनाते हैं, तो जनरली नक्शा बनाना बोलते हैं घर का, तो उसके लिए मैं अपना ऑफिस खोल सकता था। थोड़ा उसके लिए मैं ऑटोकैड सीख ही लिया था उसमें बीटेक के टाइम पे अपने। तो खैर फाइनली मैं उस लाइन में ना जाके, इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइन में आना था। जैसे कि अगर प्रोफेशनल लाइन में जाना है आपको तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। प्रोफेशनल इन द सेंस कि मुझे टीचिंग में जाना है आपको। टीचिंग में, अच्छा, टीचिंग में ऑफिस को जाना है। तो खैर मेरे को ठंडा लग रहा था बहुत, तो मेरी पहली आंख को जैकेट को। तो खैर मैं आपको बोला कि मेरे को मास्टर्स करना था। तो इसलिए अब क्या है कि मेरे को मास्टर्स एमटेक करना था आईआईटी या एनआईटी से। तो उसके लिए मेरे पास ये था कि अगर आप आईआईटी एनआईटी में एमटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए गेट जो है मैंडेटरी होता है। मतलब अगर आप देखें जितने भी ऑल ओवर इंडिया में आईआईटी एनआईटीज हैं, ये माने 98% आईआईटी एनआईटीज में आपको गेट मैंडेटरी है। अगर आपके पास गेट है तो आप आईआईटी में जा सकते हैं। और कि अगर आपको बहुत अच्छी आईआईटी में जाना है या अच्छी एनआईटी में जाना है, वो भी डिपेंड करेगा आपके गेट के मार्क्स के ऊपर। गेट का मार्क्स, हाँ, जो गेट का एग्जाम होता है वो आपका बीटेक के बाद होता है। बीटेक के बाद आपको गेट का एग्जाम देंगे, गेट क्रैक करके आप फिर मास्टर्स में जा सकते हैं एमटेक में। और बाकी आपको कहाँ एडमिशन मिलना है उसके लिए आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। तो खैर फाइनली तो गेट के लिए क्या कोचिंग भी करना जरूरी होता है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं सुना हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग कोचिंग भी करते हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि 99% लोग कोचिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एग्जाम होता है और बहुत टफ होता है एग्जाम। अच्छा। और अब क्या बीटेक तो आप जानती ही होगी, बीटेक हम लोग कैसे करते हैं, मीन्स थोड़ा मौज मस्ती भी होता है और सिलेबस बहुत कम रहता है बीटेक में। और गेट का जो सिलेबस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। तो गेट का सिलेबस जो होता है ना, बेसिकली बीटेक का सिलेबस कोई डिजाइन कर पाता है। ओवरऑल मतलब बीटेक वाले सिलेबस है, बट हमें कॉलेज में वो सब सब्जेक्ट वो सब पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता है। आप जानते हो 6 महीने में क्या करते हैं, वो एक लिमिटेड हमें सिलेबस पढ़ा देंगे, फिर हो गया है। फिर गेट का जो है बहुत
ब्रॉड सिलेबस है। Okay, तो उसके फिर- लिए फिर हाँ। खैर फाइनली बीटेक के बाद मैं गेट की कोचिंग के लिए गया देहरादून। अच्छा। वहाँ से मैं कोचिंग किया। देहरादून से कोचिंग की। हाँ, तो तब तो मेरा गेट खैर क्वालिफाई नहीं हो पाया किसी वजह से। अच्छा। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% दे दिया था। हाँ। फाइनली उसी टाइम पे मेरे को हाउएवर कि आई हैव टू गेट एडमिशन इन एमटेक एनीवेयर, क्योंकि मेरे लिए घर पे एक साल रुकना दैट इज हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब तुम बीटेक का फेज खत्म करते हो, फिर क्या होता है कि कुछ दिन चलो, एक महीना तुम रह भी लिए, आफ्टर इट क्या होता है, अंदर एक घुटन सा फीलिंग होता है जी, कि जी। यार बीटेक इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, इतना Right. पैसा खर्चा किया हमने, Right, पापा right. मम्मी ने, राइट। तो उसके बाद फिर तुम जॉब भी नहीं ले रहे हो, या फिर तुम अगर मास्टर्स में जाते हो तुमको गेट चाहिए Right. अच्छी जगह से करने के लिए मास्टर्स, तो घुटन सा फीलिंग होता है, राइट। तो फिर उसीलिए लोग इधर, बहुत लोग तो मैं सुना हूँ कि बैंगलोर वगैरह भी चले जाते हैं ऑब्वियसली वॉकिंग के लिए। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग मैं क्या किया कि जब मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, देन आई वाज नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन एनी आईआईटी और एनआईटी ना। Right. तो फिर मैं क्या किया, उस टाइम पे सीयू सीईटी होता था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट। हाँ, जो अभी सेट कर दिया गया है। पहले मेरे टाइम में सीयू सीईटी होता था करके। जी, जी, जी। अब मैं देखा कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, हाँ। उसमें अप्लाई किया हाँ। मैं, और बहुत अच्छा। मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, अच्छा। बिकॉज कि मेरे को एडमिशन चाहिए। अगर मेरे को एडमिशन उस टाइम पे अगर ना मिलता, हाँ, हाँ। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते जाओ फील्ड में, हाँ, ठीक है, और जो तुम्हें फील्ड में जाना चाहता ही नहीं था। बीटेक कर लियो, कुछ हाँ। कर लो, फिर कमा लो कुछ फैमिली के लिए। Yes, yes, yes. वही सबका एक्सपेक्टेशन राइट, राइट, सबका बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फाइनली मेरे को एडमिशन मिल गया एमटेक में। 2 जगह मिला, अन्ना यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में। अच्छा, तो तुमने मास्टर्स अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यस, फाइनली मास्टर्स वहां से किया अपना 2 साल का। जी। तो उसमें क्या होता है मास्टर्स में, एक्चुअली आप 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स, और 1 ईयर पूरा आपका होगा प्रोजेक्ट के लिए। ओ अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट ईयर मतलब एमटेक का फर्स्ट ईयर में तुम्हारा कंप्लीट सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह होते हैं। Yes. फिर सेकंड ईयर में तुम्हारा एक प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होता है, पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, आपको Okay. अपना प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो खैर फाइनली मैं अपना मिनी रिसर्च बोल सकते हो। ऐसे तो हम बोलेंगे तो मिनी रिसर्च है, बाकी एमटेक में बहुत काम करना पड़ता है। ओह, अच्छा अच्छा। ऐसे तो और बेसिकली मैं जितना जानता हूँ, मतलब मुझे जितना जानने को मिला है, मुझे इतना थोड़ा सा मालूम पड़ा है कि मतलब इंजीनियरिंग में बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वर्क्स ही होते हैं ना, यस, राइट। क्योंकि हम लोग का फाइनेंस में क्या होता है कि रिसर्च डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी होते हैं, और फिर क्वेश्चनियर और सर्वे बेस्ड रिसर्च भी होते हैं, फिर बहुत सारे रिसर्च तुम्हारे एम्पिरिकल भी होते हैं। बट इंजीनियरिंग में आई थिंक मोस्टली एक्सपेरिमेंटल और सिमुलेशन बेस्ड रिसर्च होते हैं, यस। राइट। अगर मैं बोलूं आपको कि 99% आपका एक्सपेरिमेंटल और सिमुलेशन बेस्ड ही काम होता है। ओके, सो मैं व्यूअर्स को एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि सिमुलेशन और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च क्या है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तुमने फिर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर पीएचडी करने का सोचा, या फिर हाँ। जॉब के लिए नहीं सोचा? एक्चुअली मेरा पहले से ही ऐसा था कि मेरे को हायर स्टडीज में जाना है। अच्छा। तो मैं मास्टर करते करते ही तो मैं सर्च करना शुरू कर दिया था कि मैं कहाँ कहाँ पे अपना पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा। और एक्चुअली मेरा लक बहुत अच्छा था, मेरा गेट क्वालिफाई हो गया था मेरे एमटेक के टाइम में। और मेरा एक डाउट है कि तुम जब एमटेक के लिए घुसे, मतलब एंट्री किए थे, Yes. उस टाइम तुम्हारा गेट नहीं था? नो, ओके। मैं घुसा था बेस्ड ऑन सेंट्रल क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, Yes. उसको क्लियर करके तुम हाँ, गए थे? उसको क्लियर करके मैं ओके वहाँ ओके पे ओके, नाउ आई गेट इट। तो एमटेक के सेकंड ईयर में मेरा गेट का एग्जाम गेट क्वालिफाई कर लिया, ओके फाइन। तो फाइनली आई वाज एलिजिबल फॉर आईआईटीज एनआईटीज, पीएचडी और एमटेक, या फिर एमटेक के लिए? पीएचडी के लिए। वो एमटेक में तो मेरा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, Yes. इवन व्यूअर्स को भी एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गेट क्या सिर्फ मास्टर्स लेवल की एंट्री के लिए होता है, या फिर पीएचडी लेवल की एंट्री के लिए होता है? एक्चुअली गेट कुछ ऐसे है कि दोनों के लिए वो हेल्प एलिजिबल करता है। है। हाँ, हाँ, और help इसका करता कुछ है। मतलब वैलिडिटी का कुछ टाइम पीरियड रहता है? Yes, इसका जो टाइम पीरियड है 3 इयर्स रहता है validity ओके, का। 3 इयर्स रहता है। हाँ। ओके फाइन। आफ्टर 3 इयर्स तो बहुत सारी आईआईटीज एनआईटीज ऐसी हैं कि आपको बोलेगी कि आपका जो वैलिडिटी है एक्सपायर हो गया है, Okay, okay. नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। फिर फ्रेशली मतलब बैठना पड़ेगा। अगेन आपको गेट देना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया ना, जिनकी मतलब तुम तो सेकेंड ईयर मास्टर्स में करते हुए तुम्हारा गेट निकल गया, फिर इट बिकेम लाइक सपोर्ट फॉर यू टू एंटर इनटू आईआईटीज एंड आईआईटीज, Yes. पीएचडी करने के लिए। सो फाइनली मेरा एमटेक भी हो गया और अच्छे सीजीपीए के साथ हुआ था। हाँ। तो तभी मैं आईआईटीज में अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, NIT आईआईटीज में? हाँ, आईआईटीज में Actually- सबको ऑब्वियसली हाँ, इंजीनियरिंग का तो सपना ही होता है आईआईटीज में आने का। मैं तो ऐसा था ना कि
फुल टू कॉन्फिडेंस ना कि 100% मैं IIT में एडमिशन ले लूंगा। ओके, ठीक है। हाँ। NIT तो मैंने पूरा इग्नोर कर दिया, NIT इज नथिंग लाइक ऐसे करके ना। बट स्टिल NIT is also very good. या नाउ आई फील NIT इज गुड। IIT is obviously the top one, but still NIT is also not bad, right? यस यस। तो फाइनली IIT में अप्लाई किया और कहीं हुआ नहीं, कहीं भी नहीं हुआ, बहुत जगह अप्लाई किया। उसका रीजन मेरे को बाद में पता चला कि क्यों नहीं हुआ, उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। तो खैर वो मेरे को कोई गाइड करने वाला होता तो शायद मेरे को तब भी मिल जाता। तो फाइनली मैं अभी यहाँ NIT में अप्लाई किया। सो खैर फाइनली मैं NIT अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई किया। तो सोचा कि यार यहाँ हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा बिल्कुल। इसी बहाने से। अदरवाइज ऐसे तो आने का चांस कुछ था नहीं। तो और नदीम, मैं यहाँ पे एक चीज मतलब अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहूंगा कि जितना मैं अपनी हम लोग का 2 साल हो चुका है कंप्लीट PhD कंप्लीट करते हुए, तो मुझे इतना तो थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गया कि ओके, अगर आप अच्छे IITs में पढ़ाई करते हो या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो तो आपको ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट रहता है और एक्सपोजर रहता है, डेफिनेटली रहता है। प्रोग्राम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्क्स वगैरह अच्छे बनते हैं और कोलैबोरेशन में भी अच्छे काम होते हैं। बट स्टिल एक चीज क्या है कि अगर आप NIT से भी या फिर कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अगर PhD कर रहे हो, बट स्टिल अगर आप अपना काम पे अच्छे से फोकस करके कर रहे हो, देन वहां पे रास्ते खुलते हैं यार, ऐसा नहीं है। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग NIT या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD करके भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन बहुत सारे अच्छे क्वालिटी पेपर्स वो लोग मतलब पब्लिश कर पा रहे हैं। और collaboration में बहुत ये चीज ना पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। राइट। बहुत लोग ऐसे हैं कि अच्छा IITs में जाके वहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल है कि नहीं। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि एक नॉर्मल कॉलेज से अपना PhD कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लक एज वेल एज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आई डू एग्री। तो अगर फाइनली अभी मैं NIT अरुणाचल प्रदेश में आ गया था और अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। मेहनत और लगन के साथ में काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं अपना PhD भी जल्दी खत्म करूंगा, होपफुली। उम्मीद तो यही है, अभी काम चल ही रहा है। तो ये मेरा जर्नी था PhD तक आने का, जो कि बहुत इंजॉयफुल भी रहा है मेरे लिए एक तरीके से, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा ही लाइफ चाहिए था। ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा ही लाइफ दे दिया। तो फाइनली नाउ आई एम हैप्पी विद ऑल दिस थिंग। तो अभी मैं अपनी बात ही खत्म करता हूँ और अब आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको तो मैनेजमेंट लाइन है पूरा। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग डोमेन से नहीं हूँ। व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि देयर इज स्कोप फॉर जो पीपल मतलब जो लोग अपना स्टडी जनरल लाइन में कर रहे हैं, बी इट लाइक फिजिक्स में कोई बैचलर से मास्टर्स कर रहा है, मैथमेटिक्स में कर रहा है, या फिर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं, या फिर जो नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कह लो फाइनेंस में कर रहे हो, मैनेजमेंट में कर रहे हो, ह्यूमैनिटीज में कर रहे हो, उनके लिए भी IITs और NITs ने एक बढ़िया डोर ओपन करके रखा है कि आप लोग यहाँ का ये जो IITs और NITs का जो एनवायरनमेंट है उसका भी आप लोग लुत्फ उठा सकते हो और उनका रिसोर्सेज को यूज करके PhD को आगे ले जा सकते हो। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ था। तो आफ्टर दैट मैं भी हम लोग के लाइन में क्या होता है कि हम लोग UGC नेट की तैयारी करते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोर्ड एक एग्जाम होता है जो हम लोग को एलिजिबल बनाता है एक लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मैंने भी उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ आफ्टर 1 ईयर आई वाज एबल टू क्लियर UGC नेट एग्जाम। फिर नेट एग्जाम क्वालिफाई करके मेरा लाइफ में बहुत ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी ले लेता हूँ। सो आई फॉर गेनिंग इट आई वेंट टू बेंगलोर। मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने लगभग 1 साल काम किया। फिर आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ असम। मैंने गवर्नमेंट ऑफ असम में भी एक टाइम पीरियड तक अराउंड 2 इयर्स तक मैंने कुछ सर्विसेज अपने प्रोवाइड किए। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला NIT अरुणाचल प्रदेश में आके PhD करने का। सो मेरी लाइफ में ऑलवेज द गोल वाज टू डू PhD, बट आई वाज एमिंग कि मुझे कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए। सो व्हेन आई गॉट इनटू NIT मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप। सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेन दैट टू बी ए मेंबर ऑफ अर्निंग दैट स्कॉलरशिप। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। देन हम तुमको बताइए कि हम दोनों साथ में ही ज्वाइन किए हैं। और फिर आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मैं हाल ही में अपना PhD NIT अरुणाचल प्रदेश से कर रहा हूँ।
फाइनेंस में, एंड माय एरिया इज लाइक कार्बन फाइनेंस, और बस चल रहा है ऐसे लाइफ। अच्छा, एक्चुअली आई हैव वन डाउट, या उसको एक्चुअली मैं क्लियर करना चाहता हूँ और व्यूअर्स के लिए भी। जी जी बिल्कुल। कि अभी आपने बोला कि आईआईटी जो है जो मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज हाँ, के लोग हैं हाँ, उनके लिए एक रास्ता खुले हुए है, ठीक जी। है, कि आप मतलब वो लुत्फ उठा सकते हैं, आईआईटी का फील कर सकते हैं वहाँ पे पढ़ते जी। हुए। तो मेरे को डाउट ये है कि जो जब आप आईआईटी से पढ़ते हैं तो आपको डिग्री वो आईआईटी के नाम से मिलेगा, कोई आईआईटी के अंदर कोई अलग से कॉलेज होता है उसका डिग्री मिलेगा? हाँ, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। हाँ। बट ऐसा नहीं होता है, वो आईआईटी का ही डिग्री प्रॉपर मिलता है। और अभी क्या हो गया कि कोई भी चीज कोई एक चीज पर मतलब सीमित नहीं रहा, सबको मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, मतलब सबका कनेक्शन कोई ना कोई तरीके से दूसरी चीजों से रहता है। तो इसीलिए अभी मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। सो इवन आईआईटी एंड एनआईटीज में ये ऑप्शन है कि आप मैनेजमेंट हो या फिर फाइनेंस हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो या फिर इवन इंग्लिश हो या फिर कुछ भी हो, आप उनमें भी आप चेक कर सकते हो। आईआईटी एंड एनआईटीज में ये ऑप्शन है। और हम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इवन आईआईएम इज आल्सो देयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इट इज नॉट लाइक कि आईआईएम सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। मैं आप देखोगे नदीम कि मतलब इवन आईआईएम अहमदाबाद या फिर आईआईएम बेंगलोर या फिर आईआईएम कलकत्ता में सपोज कोई बंदा अगर बीटेक करता है देन मास्टर्स करके फिर पीएचडी फाइनेंस में मैनेजमेंट में करता है, ऐसा नहीं, क्योंकि इट इज नॉट लिमिटेड टू समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपके ऊपर बस टैलेंट होना चाहिए। और मैं बोलूँ आपको, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि बीटेक किए, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड, जी जी, और वहां से निकलते ही वो अब क्या एमबीए में एडमिशन लिए और कहाँ पे ये आईआईएम के लिए बिल्कुल पे किया और वहां पे गया। आईआईएम के बाद सीधा उन्होंने क्या क्या ये आपका जो कंपनीज वगैरह होता है जी, सीधा वहां पे हाँ, सिलेक्शन होता है। वो क्या है, आप देखोगे कि बीटेक करने के बाद ना आपको एमबीए करने का मौका मिलता है थ्रू कैट एग्जाम्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बीटेक दे गो ऑन फॉर लाइक अपीयरिंग इन द कैट एग्जाम्स, और फिर वो क्लियर करके फिर वो लोग एमबीए करने के लिए आईआईएम्स में ज्वाइन करते हैं। दे गुड गुड पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है उनको, मतलब क्योंकि फिर तुम्हारा टेक्निकल नो-हाउ भी हो गया, फिर तुमको मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज भी हो गया। अच्छा, एक चीज और बताइए जो कि जो नए लोग पीएचडी बनाना चाह रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो ये है कि जैसे कि आपका मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, अभी अगर आप आईआईटी में आ रहे हैं, ठीक है, या एनआईटीज में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला आपको नेट जेआरएफ बोला ना? हाँ, नेट जेआरएफ देना होगा, ठीक है, राइट। और कुछ जगह ऐसा होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पे शायद नेट जेआरएफ नहीं भी हो सकता। हाँ, अभी मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को भी कि मतलब अगर आप मतलब हाई लेवल के इंस्टीट्यूट्स एम कर रहे हो, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी खड़गपुर या फिर बड़े अच्छे अच्छे आईआईएम्स को एम कर रहे हो, देन वो लोग चाहते हैं कि आप पहली बात तो वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये होगा कि आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। तो जेआरएफ मतलब जो टॉप बच्चे हैं नेट क्वालिफाई किए उनको जेआरएफ मिलता है। तो इन केस में या तो वो जेआरएफ मांगते हैं और उसके साथ वो आपका थोड़ा बहुत टेक्निकल नो-हाउ भी चेक करते हैं, लाइक आपको मैटलैब आना पड़ेगा। तो ये लोग वो लोग एलिजिबिलिटी में वो सेट कर देते हैं कि आपको मैटलैब आना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप मैटलैब भी सीख लो अगर आप रिसर्च डोमेन में जा रहे हो, तो इट विल हेल्प यू इन द कोर्स, ये भी होता है। और बहुत सारे आईआईटीज में ये नहीं भी मांगते हैं, दे आर ओनली आस्किंग फॉर नेट ओनली। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि 2 स्ट्रीम्स है जिस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो पीएचडी में। फर्स्ट इज लाइक दे विल से कि जो नेट क्वालिफाइड है या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है वो एक लाइन में खड़े हो जाए, और जो बच्चे नेट क्वालिफाइड नहीं किए उन लोग के लिए यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट करती है अपने एंड से, उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, आरआईटी। तो वो हर कोई यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे वो कंडक्ट करता है, और फिर जो बच्चे उस एग्जाम में क्वालिफाई करके मेरिट बेसिस में पीएचडी में ज्वाइन कर सकता है। देयर आर 2 ऑप्शंस। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी शायद मे बी आई व्हाटएवर एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न वो लोग अपना एग्जाम कंडक्ट खुद से करते हैं। सो इट इज ए गुड वे टू टेक गुड पीपल इन द रिसर्च फील्ड। देखो, अभी आपने बताया कि आप सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, पीएचडी करने के लिए। आपने बोला वहाँ पे एक नेट जेआरएफ वाला होगा, ठीक है, और एक विदाउट नेट जेआरएफ होगा, दोनों अलग लाइन होगा, ठीक है, दोनों लोगों ने सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फेलोशिप दोनों को इक्वल मिलेगा, या फिर जो नेट जेआरएफ होगा उसको वो जो एमएचआरडी देता है वो वाला मिलेगा, या फिर इस वाले जो नॉन नेट जेआरएफ है उसको भी उतना ही मिलेगा, या फिर कम ज्यादा, क्या थोड़ा ये बताइए। अच्छा, इस केस में क्या होता है ना नदीम कि मतलब अगर तुम
इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि आईआईटी हो गया, जहाँ पे वो लोग मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई नया एनआईटी हो या फिर कोई नया खुला हुआ आईआईटी हो, जहाँ पे वो लोग को स्कॉलर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इन दैट केस वो अपने एडवर्टाइजमेंट में ये प्रोड्यूस करते हैं कि मतलब इवन इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड नेट, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इंस्टीट्यूट का केस होता है तो मोस्टली मैंने देखा है कि वो लोग स्कॉलरशिप पे करते हैं इक्विवेलेंट टू जेआरएफ। और इन केस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करो तो मैंने देखा है कि जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनको तो यूजीसी पे करता है, दे अप्लाई फॉर इट, तो उनको 37,000 करके पर मंथ यूजीसी से मिलता है, एक्सक्लूडिंग एचआरए। ओके, और अगर आप जो बाकी बच्चों की बात कर रहे हो जो रेट मतलब रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करके एंट्री कर ले रहे हैं, तो उनको यूनिवर्सिटीज फंड से पैसे मिलते हैं जो कि थोड़ा कम होता है कंपेयर टू जेआरएफ। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना पे करते हैं, बट एक मार्जिन, एक मैं मतलब गेस कर रहा हूँ कि जितना मुझे पता है 10,000 to 20,000 के अंदर में ही पे करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड दे हैव विद देम। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में मुझे लगता नहीं शायद कुछ ऐसा स्कीम होगा। अगर कोई स्टेट में मे बी दे हैव गॉट सम एक्स्ट्रा फंड फॉर द स्कॉलर्स, देन मे बी वो पे भी करते होंगे। बट मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे लगता नहीं शायद स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो रेट क्वालिफाइड रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करके बच्चे एंट्री ले रहे हैं उनको कुछ फेलोशिप मिलता होगा। ओके, ये सीन है। सो आई होप व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो या फिर आइडिया लग गया होगा कि पीएचडी में एंट्री के लिए क्या क्या रास्ते हैं। नदीम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इंजीनियरिंग डोमेन में किस तरीके से एंट्री मतलब लिया जा सकता है, आईआईटीज और एनआईटीज, या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एंट्री ले सकते हो। और मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, एक ग्लिम्स दिया है कि मतलब आप अगर जनरल लाइन से है या फिर आप कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से है तो आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हो इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी, आईआईएम्स एंड एनआईटीज, और यूनिवर्सिटीज बीट सेंट्रल और स्टेट। सो थैंक यू नदीम। गाइस थैंक यू तो मेरे को बोलना है ऋषि को। एक्चुअली मैं ऋषि को बहुत रिक्वेस्ट किया कि यार आज वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होगी हमारे व्यूअर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अपना टेक्निकल लाइन में या फिर आप मैनेजमेंट लाइन में कोई अगर हायर स्टडी में जाना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बातें करके, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है चीज़ों के बारे में, लेकिन जो लोग नए स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, उनको काफ़ी सब कुछ के बारे में नॉलेज नहीं मिलती है और काउंसलिंग प्रॉपर नहीं मिलता है। तो अब मैंने सोचा कि ऑब्वियसली इस टॉपिक पे तो हम लोग बात डेफिनेटली कर सकते हैं, जिससे मतलब थोड़े स्टूडेंट्स को हम या फिर जो भी अननोन जो लोग मतलब इस लाइन के बारे में इतना पता नहीं होता है उनको थोड़ा बहुत अवगत कराए या फिर अवेयर कराए इस चीज़ के बारे में। गाइस आपको ये वीडियो क्या लगा और ये आप लोगों के लिए कितना इन्फॉर्मेटिव है कमेंट में जरूर लिखना है। और अभी वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।